दोस्तों, वही व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है जो हमेशा स्वस्थ रहता है। अगर सेहत ठीक नहीं होगी तो सारी सुख सुविधाएं किसी काम की नहीं होंगी। इसलिए कहते हैं, जो रखा करते हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान, वही लोग बनते हैं महान। इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सदैव अपने डॉक्टर का आभार व्यक्त करते रहें। इसी सोच और विचार के साथ आप सभी का स्वागत आपके पसंदीदा प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। स्वीकार करें डॉक्टर कोमल कौशिक का प्रणाम। हेलो डॉक्टर में हम बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, उनके समाधान और जागरूकता के बारे में। आज का विषय है गठिया रोग एवं जोड़ प्रत्यारोपण। इस पर चर्चा करने के लिए आइए हम सब मिलकर के स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान डॉक्टर ललित मोदी, जो कि वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सर, आज हमारे बीच इस मंच पर आकर आपको कैसा लग रहा है? दूरदर्शन हमेशा से ही, हमारा बचपन से ही बड़ा फेवरेट प्रोग्राम रहा हुआ है और आज मैं दूरदर्शन परिवार का हार्दिक दिल से हम थैंक यू बोलते हैं कि आज उन्होंने हमें यहाँ इस मंच पे आने के लिए अलाउ किया। और डेफिनेटली ये जो प्रोग्राम है हम इस तरीके से इसको कोऑर्डिनेट करेंगे कि ये जो भी हमारी जनता इसको देख रही है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदे की चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम दर्शकों से कहना चाहेंगे, अगर आज के विषय में डॉक्टर साहब से आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 0141-270-4999, 0141-270-4098। सर, हमारी बातचीत का सिलसिला हमारे जैसा कि टॉपिक लिया है हमने गठिया, इसी से शुरू करते हैं। आम जन के लिहाज से, समझने के लिहाज से, आम भाषा में कहें तो आर्थराइटिस क्या है और ये कितने प्रकार की होती है? देखिए, अगर हम आर्थराइटिस की बात करते हैं तो आर्थराइटिस का मतलब है जोड़ों का घिसना जी। वो घिसने के कई कारण हो सकते हैं। तो घिसने का जो सबसे कॉमन कारण होता है उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि जो उम्र के साथ जोड़ घिसते हैं, उसको बोलते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हमने आजकल काफी कॉमनली लोगों में देखी है। तो उम्र के साथ जो लोग ज्यादा एज के हैं, जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर हो चुके हैं, उनके जो घुटने घिसते हैं, उस वाली बीमारी को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारे घुटने में भगवान ने एक कार्टिलेज नाम की एक संरचना दी है। वो कार्टिलेज वाली संरचना जो होती है उसकी लाइफ जो है वो लिमिटेड है। 50 इयर्स के बाद धीरे धीरे वो कार्टिलेज वीक होने लगती है और वीक होने के कारण से धीरे धीरे करके डैमेज होके वो वहां से हटने लगती है। इस बीमारी को ही हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। पर कई बार ये बीमारी उम्र के कारण नहीं होके कुछ और कारणों से भी होती है। जैसे उसी में हम बात करते हैं तो उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी कि जो गठिया, वो गठिया जिसमें हमारी बॉडी खुद हमारे जॉइंट के विरुद्ध कुछ एंटीबॉडी बनाना चालू कर देती है और उन एंटीबॉडी के कारण से यंग एज में ही वो जॉइंट तेजी से खराब होने लगते हैं। तो हमने अक्सर देखा है कि काफी बार ऐसा होता है कि 20 से 25 साल की एज में पेशेंट हमारे पास काफी ज्यादा घुटनों की या हिप की या कंधों की तकलीफ लेके आ जाते हैं। तो उनमें जनरली जो बीमारी निकल के आती है वो होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम गठिया बोलते हैं, जिसमें जोड़ कोई से भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इवन हाथों के जो छोटे छोटे जोड़ होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। उनमें मरीज को सुबह सुबह उठते पे उनको हमेशा उन जोड़ों में जकड़न महसूस होती है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारी कंट्री में सबसे कॉमन रीजन है यंग एज में जॉइंट के खराब होने का जी। इसके अलावा अदर रीजन्स की बात करें आर्थराइटिस के, तो अगर हमारे कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया या चोट लग गई है जिसको हमने इग्नोर किया है और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, उसके कारण से भी घुटने तेजी से घिसने लगते हैं, जिसके कारण से आर्थराइटिस वाली समस्या जो ज्यादा एज में होनी चाहिए वो यंग एज में भी चालू हो जाती है। जी जी, आपने जैसा कहा इतने सारे टाइप्स बताए, उसी को मैं कनेक्ट करता हूँ। मूलतः हम मानते हैं कि बोन जॉइंट में 3 ही मुख्य समस्याओं के कारण होते हैं, जैसे कि डिजेनरेटिव चेंजेस जो होते हैं बढ़ती उम्र के साथ, दूसरा हम कह सकते हैं वायरल इन्फेक्शन या बीमारी के कारण, और तीसरा ट्रॉमा या किसी इंजरी के कारण जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो घुटने पे डिजेनरेटिव चेंजेस से होने वाली ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जिसको आम जन कहता है कि घुटने में ग्रीस घिस गई। तो उसके क्या लक्षण है और उसके बचाव कैसे कर सकते हो, अर्ली डायग्नोस हम कैसे कर सकते हैं इसका? देखिए, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली बीमारी है इसमें ऐसा होता है कि मरीज को जो एक्टिविटी वो हमेशा करता जा रहा है उसमें उसको लगने लगता है कि अब उन्हीं एक्टिविटी को करने में उनको घुटने में थोड़ी समस्या लगती है, घुटनों में भारीपन महसूस होने लगता है या घुटनों में दर्द होने लगता है। इस प्रकार से मरीज को लक्षण चालू होते हैं और धीरे धीरे उनकी वर्किंग कैपेसिटी कम होती जाती है।
जैसे कोई पेशेंट हमें बोलता है कि डॉक्टर साहब पहले तो मैं 10 किलोमीटर आराम से चल लेता था, बट अब ऐसा होता है कि 8 किलोमीटर जाने के बाद मेरे घुटनों में भारीपन चालू हो जाता है और मुझे लगता है कि अब मुझे रुक जाना चाहिए। ये शुरुआती लक्षण होते हैं जब आर्थराइटिस में मरीज को मालूम चलता है कि अब उसके घुटनों में तकलीफ चालू हुई है। या फिर उसके अलावा कुछ और चीजें होती है, जैसे घुटनों में कई बार कट कट की आवाजें आने लगती हैं। जब घुटने मूव करते हैं तो उस मूवमेंट के साथ उनको एक चर जैसी साउंड आती है, जो कि घिसे हुए जोड़ के आपस में जब बोन आपस में रब करती हैं उसके कारण से वो साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा घुटनों में टेढ़ापन महसूस होना, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे जैसे आर्थराइटिस बढ़ता जाता है वैसे वैसे घुटनों में टेढ़ापन भी बढ़ता जाता है। उसी के साथ हाथ लगाने पर घुटनों का कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो दबाने पर दर्द महसूस कराने लगते हैं और घुटनों में कई बार थोड़ी गर्माहट भी महसूस होती है। या जैसे हम सर्दी के मौसम में या बारिश के मौसम में बात करते हैं तो भी उनको ऐसा लगता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो थोड़ा भारीपन रहता है, घुटनों में जकड़न लगती है। ये सारे लक्षण हैं जो आर्थराइटिस की शुरुआत में मरीज को महसूस होने लगते हैं। जी। एक कॉलर हमसे जुड़ गए, कॉल ले लेते हैं। बिल्कुल। हेलो। हाँ जी। अपना नाम बताएं, किस शहर से बात कर रहे हैं, जगह का नाम बताएं। मैं मध्य प्रदेश उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन के पास गांव मताना कला। जी जी, अपना प्रश्न करें। प्रश्न, डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि गठिया रोग के क्या क्या लक्षण होते हैं, और दूसरा प्रश्न है कि किसी को यदि हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, ऑपरेशन होता है, तो क्या वेरिकोज की भी समस्या भी खड़ी हो जाती है? पैरों की नसें चौक होने की समस्या आजकल बहुत हो रही है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 60 साल उम्र है, 61। हाँ, अपना नाम क्या बताया आपने? इंदर सिंह यादव। नहीं है, स्क्रीन पे नाम ही आ रहा मेरा। जी, इंदर सिंह यादव जी हैं उज्जैन से, जैसा कि आपने सुना। तो क्या आंसर दें? तो इंदर सिंह सर, आपका जो पहला क्वेश्चन है कि गठिया के क्या क्या लक्षण है, तो गठिया में यही होता है कि मरीज को अपने जोड़ों में दर्द होना चालू हो जाता है। मरीज जो होता है वो अपनी रूटीन काम करने में भी उसको जोड़ों में तकलीफ होने के कारण से वो उन कामों को धीरे धीरे करना कम करता जाता है। जो मरीज रोज अपनी एक्टिविटी को एक हाई लेवल पे करता था, अब वो एक्टिविटी उनकी कम होती जाती है। घुटनों में टेढ़ापन महसूस होने लगता है, घुटनों में दर्द बढ़ने लगता है। ये सारे लक्षण जो हैं वो गठिया के लक्षण हैं। और जो आपका दूसरा सवाल था कि चोट लगने के बाद अगर जॉइंट की चोट लगती है तो क्या उसके बाद वेरिकोज होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों बिल्कुल अलग बीमारी है। अगर जोड़ों में एक्सीडेंट होता है या ट्रॉमा के कारण से उसमें कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो इलाज से वो चीज पूरी तरह से ठीक हो सकती है। वेरिकोज जो है वो हमारी खून की नसों की बीमारी है, और वो जो खून की नसों की बीमारी है उस नसों की बीमारी का उस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। वेरिकोसिटीज होने का जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि वेरिकोज में जो खून की सप्लाई को वापस ले जाने वाली वेन्स होती हैं, उनके रास्ते में जो वॉल्व होते हैं वो वॉल्व फेलियर के कारण से उन वेन्स में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, जिसके कारण से वो काफी ज्यादा फूल जाती हैं, और वो वेरिकोज है। उसका इलाज बिल्कुल अलग तरीके से किया जाता है। इंदर सिंह जी, आशा है आपको प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे सर हम बात कर रहे थे ऑस्टियोआर्थराइटिस की। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसी कंडीशन कब आती है कि जब नी रिप्लेसमेंट करवाना ही होगा? साथ ही नी रिप्लेसमेंट क्या है और उसके बाद लाइफ में किस तरह के चेंजेस आते हैं? देखिए, पहले हम बताते हैं कि नी रिप्लेसमेंट क्या है। नी रिप्लेसमेंट में क्या है कि हमने जैसे आपसे डिस्कस किया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि भगवान ने जॉइंट बनाते वक्त इस तरह से उसको डिजाइन किया हुआ है कि जो बोन है उसके ऊपर एक स्पेशल कोटिंग बनाई है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। एज के साथ वो कार्टिलेज धीरे धीरे खराब होती जाती है, जिसके कारण से अब वो बोन आपस में टकराने लगती हैं और उनके कांटेक्ट और घर्षण के कारण से वो दर्द महसूस होता है मरीज को। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं, वो जो कोटिंग अपनी खराब हो गई है हम उस कोटिंग को चेंज कर देते हैं। कई बार लोगों को ये मिथ लगता है कि ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, घुटना पूरा ही काट के चेंज कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बोन्स जो है वो मरीज की ऑलरेडी हेल्दी है, सिर्फ बोन के ऊपर की जो कोटिंग खराब है उस कोटिंग को चेंज कर दिया जाता है और उसी को हम नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो उस सर्जरी का फायदा क्या है कि एज के साथ साथ आपकी जो स्ट्रक्चर डैमेज हुई है, जैसे आपकी कार्टिलेज डैमेज हो गई, दोनों बोन के बीच में कुशन जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं वो टाइम के साथ खराब हो जाते हैं, तो उन चीजों को पूरा बदल दिया जाता है। जबकि आपके घुटने की मांसपेशियां, आपके घुटने के जो दो मेजर लिगामेंट्स हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं जैसे नेचर ने आपको दिए थे। इसी कारण से आपको ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो भी जस्ट लाइक नेचुरल नी की तरह ही मिलते हैं। अब ये कि ये नी रिप्लेसमेंट की नौबत कब आती है, तो देखिए हम हमेशा मरीज को सलाह देते हैं जब भी घुटने घिसने लगे तो शुरू में उनको ध्यान रखना है कि ये घुटने जो घिस रहे हैं हमारे, वो घिसने वाली चीजें जो है
जब वो घिसने लग रहे हैं और आपको लक्षण महसूस हो रहे हैं तो उस टाइम पे ध्यान रखें। कुछ एक्टिविटी जैसे जमीन पे बैठना, आलती पालती मारना, उकड़ू बैठना, इंडियन टॉयलेट, ये बंद करना चाहिए उनको। सीढ़ी चढ़ना उतरना, ये एक्टिविटी उनको कम से कम कर देनी चाहिए। जहां मजबूरी हो वहीं करें, क्योंकि इन पोजीशन में घुटने पे लोड ज्यादा आता है। जब लोड ज्यादा आता है तो कार्टिलेज तेजी से घिसती है। उसके अलावा कुछ एक्सरसाइज भी उनको सिखाई जाती हैं, कुछ मेडिसिन भी उनको दी जाती हैं जिनसे उनकी कार्टिलेज और बोन क्वालिटी मेंटेन रहे। पर अगर इन सब चीज़ों को करने के बाद भी आपको लगता है कि आपको पेन किलर पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, या आपकी रूटीन एक्टिविटी जो है वो सिग्निफिकेंटली कॉम्प्रोमाइज हो गई है, जो एक्टिविटी आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं, आपकी सोशल गैदरिंग में जाना, मंदिर जाना, इस तरह की रूटीन एक्टिविटी जो आप हमेशा करते थे वो आप बंद करना पड़ रहा है सिर्फ दर्द के कारण से, या फिर आपके घुटनों में टेढ़ापन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, यानी कि आप उस कंडीशन में आ गए हैं जहाँ पे आपको लगता है कि अब बिना पेन किलर मेरा काम नहीं चलता। उस कंडीशन में हम आपको सलाह देते हैं कि अब आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए, क्योंकि जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने से आपकी जो भी तकलीफें हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं और उसके बाद आप वापस एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। यानी नी रिप्लेसमेंट से घबराने की जरूरत नहीं है, जिनको आवश्यकता है तुरंत कराएं और स्वस्थ जीवन का लाभ लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान ने हमको बनाया है और हमको स्वस्थ रखने के लिए इतनी सारी चीजें दी हैं, तो डेफिनेटली हमें उन चीजों का फायदा उठाना चाहिए। जी। आगे सर हम बात करें, अक्सर देखा गया है विशेषकर महिलाओं में जो मीनोपॉज की उम्र होती है उस समय उनमें अर्थराइटिस की समस्या ज़्यादा होती है, तो इसका क्या विशेष कारण होता है और इसका क्या इलाज है? देखिए, मीनोपॉज वाली जो एज होती है वो हम बोलते हैं अराउंड 45 to 50 ईयर के बाद ये एज, बिल्कुल मीनोपॉज के बाद की एज चालू होती है। तो आर्थराइटिस जो है ये भी ओल्ड एज की बीमारी है। बिल्कुल। मीनोपॉज जो होती है वो भी हायर एज में होती है। प्लस उसके अलावा तीसरी जो चीज है वो ये कि ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन का कमजोर होना, ये भी मीनोपॉज के बाद तेजी से बढ़ती है। जी। इसके कारण से क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हड्डियों का कमजोर होना। फीमेल पेशेंट में उन हड्डियों को टाइम के साथ जैसे ही मीनोपॉज होता है उसके बाद हार्मोनल चेंजेस होने के कारण से बोन तेजी से वीक होने लगती है, जिसके कारण से लोड लेने की कैपेसिटी उनकी कम हो जाती है। हायर एज होने के कारण से क्या हो, उनकी कार्टिलेज में डिग्रेडेशन ज्यादा चालू होता है, जिसके कारण से जोड़ घिसते भी जल्दी हैं। प्लस अमूमन देखा गया है कि इंडिया में जो फीमेल हैं उनका लाइफ स्टाइल और फैमिली के लिए डेडिकेशन इतना होता है कि वो अपना ध्यान कभी नहीं रख पाती हैं। ना वो दूध लेती हैं, ना वो कोई डाइटरी सप्लीमेंट लेती हैं जिनसे उनकी बोन हेल्दी रहे। उनका काम करने का स्टाइल, झाड़ू पोंछा लगाना, रूटीन काम, इधर से उधर जाना, इवन गांवों में खेती करना, ये सब चीजें ऐसी होती हैं जिनमें घुटनों पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा आता है। तो आपने शरीर का ध्यान नहीं रखा और उन पे प्रेशर भी ज्यादा दिया, तो मीनोपॉज के बाद ये सब चीजें एक साथ ही अपना असर दिखाना चालू करती हैं, जिसके कारण से देखा गया है कि 50 से 55 साल की महिलाओं में एकदम से सिम्टम्स चालू होते हैं। तो यही कारण है कि मीनोपॉज के बाद मरीज के, फीमेल पेशेंट्स हैं, उनके घुटनों में दर्द या पूरे शरीर में दर्द या भारीपन की समस्या तेजी से बढ़ने लगती है। यानी अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस की जरूरत है। जिस तरह से वो अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखते हैं उस तरह से उन्हें अपना भी ध्यान रखना चाहिए। एक कॉलर हमसे जुड़ गए, कॉल ले लेते हैं। बिल्कुल। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताएं, किस जगह से बात कर रहे हैं, जगह का नाम बताएं। जी मैं खैरदल तिजारा से बोल रहा था। क्या नाम बताया? मेरा नाम जीत सिंह है जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? अपना प्रश्न करें अगर आवाज आ रही है तो। खैरदल तिजारा से। हाँ बिल्कुल आ रही है सर। प्रश्न मेरा ये है कि मेरा बाबा है 82 साल का और मेरी माँ 78 साल की है। उसको गठिया बा है सर, और काफी ट्रीटमेंट करा लिया लेकिन नहीं ठीक हुआ अभी तक। यानी इनके फैमिली में ओल्ड एज, जो भी इनके दादाजी हैं या पिताजी हैं, उनकी एक की 82 एज है और माँ की शायद 78 तो है। डॉक्टर साहब से मेरा अनुरोध है कि अगर इसके बढ़िया को ट्रीटमेंट हो तो जरूर बताएं, दवाई बताएं। तो देखिए जीत सिंह जी, जो आपने अपने पिताजी और माताजी की समस्याएं बताई हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली आपने अपने यहाँ लोकल डॉक्टर को दिखाया ही होगा और उन्होंने बताया भी होगा कि जो गठिया है वो किस स्टेज तक पहुंच गया है, क्योंकि इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो आपके गठिया की स्टेज क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप अर्ली स्टेज में होते हो तो सिंपली कुछ मेडिसिन से ही आपको बहुत ज़्यादा आराम आना चालू हो जाता है। बट अगर वो एडवांस लेवल पे पहुंच चुका है और आप दवाइयाँ कई सालों से ले रहे हैं उसके बाद भी आराम नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में ज़रूर कई बार ऐसा होता है कि हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। 82 ईयर में कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में एक डर होता है कि 82 ईयर के हैं बाबूजी और इस उम्र में ऑपरेशन कराना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, तो हम नहीं चाहते कि इतनी बड़ी रिस्क लें। तो कई बार इस कारण से मरीज जो होता है वो अपना सही इलाज नहीं चुन पाता। तो
तो इस चीज़ के लिए मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा आपको कि अगर वो 82 ईयर के हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। साइंस इतनी एडवांस हो गई है जहाँ पे कुछ चेकअप के दौरान हम इस चीज़ को मालूम कर सकते हैं कि उनका सर्जरी में रिस्क कितना है। और काफ़ी कॉमन होता है कि 85 ईयर की एज में भी जो पेशेंट चलते फिरते हैं उनमें वो रिस्क जो होती है वो माइल्ड रिस्क ही होती है, जिसके कारण से 82 ईयर में भी कॉमनली ये ऑपरेशन करके मरीज को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। बट स्टिल मैं आपको बोलूँगा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने लोकल एरिया में किसी डॉक्टर को दिखाएं। वो आपके पिताजी और माताजी के एक्सरे करके आर्थराइटिस की क्या स्टेज है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे और डेफिनेटली वो ट्रीटमेंट हम चालू करेंगे तो उससे आपके माताजी और पिताजी दोनों को ही आराम मिलेगा। आशा है आपको अपने प्रश्न का आंसर मिल गया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आगे हम बात करें, अक्सर देखा है बीमारियों से भी जॉइंट खराब हो जाते हैं, कई बार तो रिप्लेस करने तक की नौबत आ जाती है। जैसे स्पाइन है, बोन है और हिप में टीबी हो जाता है। तो टीबी तो ठीक हो गया, टीबी जो बीमारी है, और जॉइंट में खराबी आ गई। इसी तरीके से आजकल देखा जा रहा है कोविड के बाद से हिप जॉइंट पेन की बड़ी कंप्लेंट आ रही है। बिल्कुल। तो ये बीमारी या कहें कोविड से इसका क्या संबंध है और इसका क्या इलाज है? बिल्कुल सर, ये बहुत सटीक क्वेश्चन आपने किया क्योंकि अक्सर मरीजों के दिमाग में सवाल आता है क्योंकि हम खुद देख रहे हैं कि कोविड के बाद जो एवेस्कुलर नेक्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके बॉल, हिप की जो बॉल है उसकी ब्लड सप्लाई कम होने के कारण से धीरे धीरे वो बॉल डेड होने लगती है। इसी बीमारी को एवियन या एवेस्कुलर नेक्रोसिस हिप बोलते हैं। एवेस्कुलर नेक्रोसिस हिप का जो सबसे कॉमन कारण है वो अगर कोई मरीज लॉन्ग टाइम तक स्टेरॉइड लेता है या फिर स्टेरॉइड की हाई डोज लेता है तो उसमें ये बीमारी होने की रिस्क रहती है। तो कोविड ऐसे महामारी आई थी जिसमें स्टेरॉइड ही जान बचाने के लिए एकमात्र दवा थी जो श्योरिटी के साथ काम करती थी। तो उस दवा के कारण से अब वो साइड इफेक्ट हमको नजर आने लगे हैं। तो वो जो जिन पेशेंट्स को अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए, जान बचाने के लिए लंबे टाइम तक स्टेरॉइड लेना पड़ा या हाई डोज में स्टेरॉइड लेना पड़ा, अब उनमें से कुछ मरीज ऐसे हैं जो एवीएन की समस्या को लेकर हमारे पास आ रहे हैं। और ये एवीएन की समस्या कोविड के पहले वाले एआरएफ से कंपैरिजन करें तो वो अब एक्चुअल में 4 टाइम्स हो गई है जी। तो एवीएन में क्या होता है, जब आपकी बॉल पूरी तरह से खराब होने लगती है तब डेफिनेटली मरीज को दर्द चालू होता है और उसके लिए इनिशियल स्टेज में हम कुछ दवाइयाँ देते हैं। उन दवाइयों से उनकी बॉल की स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है जिससे वो लंबे से लंबा उस बॉल को चला सकते हैं। जी जी। इस बीच हमारे उन दर्शकों को बता दें जिन्होंने अभी अभी अपना टीवी सेट ओपन किया है, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम हेलो डॉक्टर और आज का विषय है गठिया रोग एवं जोड़ प्रत्यारोपण। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ललित मोदी जो कि वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं, अगर आप डॉक्टर साहब से सीधे बात करना चाहें तो आप हमसे बात कर सकते हैं 0141 270 4999। दूसरा नंबर है 0141 270 4098। सर आगे हम बात करें, जैसे कि अर्थराइटिस अलग अलग ऑर्गन में होती है, हिप में है, नी में है, तो इसी तरीके से शोल्डर अर्थराइटिस होती है, तो क्या उसमें भी ये रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है या वैसे ही ठीक हो जाती है? बिल्कुल सर, शोल्डर अर्थराइटिस भी फॉर्चुनेटली इंडिया में शोल्डर अर्थराइटिस के इंसिडेंस वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। अगर मैं ग्लोबल पोजीशन की बात करूं तो इंडिया में नी आर्थराइटिस वर्ल्ड में सबसे कॉमन है जी। बट फॉर्चुनेटली शोल्डर आर्थराइटिस जो है उसके नंबर इंडिया में काफ़ी कम है, जिसके कारण से शोल्डर आर्थराइटिस वाली समस्या के मरीज रिलेटिवली कम है। बट डेफिनेटली जो मरीज आर्थराइटिस से गुजर रहे हैं और जिनका एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है आर्थराइटिस, उनका शोल्डर रिप्लेसमेंट करके, जिस तरह से घुटने का रिप्लेसमेंट होता है उसी प्रकार से शोल्डर का रिप्लेसमेंट भी होता है और शोल्डर का रिप्लेसमेंट करके वो अपनी वापस नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। और शोल्डर रिप्लेसमेंट की एक बढ़िया चीज़ क्या है कि शोल्डर रिप्लेसमेंट जो है उससे मरीज को जो आराम आता है वो बहुत जल्दी आता है, प्लस मरीज अपनी रूटीन एक्टिविटी में भी बहुत फास्ट आता है। इसी तरीके से शोल्डर में कुछ समस्याएं अक्सर देखी जाती हैं, जैसे हमने एक कॉमन समस्या बढ़ती हुई उम्र में देखी है, कंधा जाम हो गया, मांसपेशियां फट गई, या कई बार युवाओं में भी ये देखा जाता है कि कई बार कंधा बार बार उतर जाता है। तो इसका सर क्या कारण है और इसका क्या इलाज है? देखिए, जो पहली आपने बीमारी बोली जिसमें अपना कंधा जो होता है वो जाम हो जाता है, वो फ्रोजन शोल्डर वाकई में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और मतलब मरीज सबसे ज्यादा सरप्राइज इसी बात से होते हैं कि डॉक्टर साहब ना कोई चोट लगी ना कुछ, पता नहीं, पर धीरे धीरे मेरा कंधा जाम होता जा रहा है।
तो ये बहुत सही सवाल आपने पूछा। तो फ्रोजन शोल्डर ऐसी बीमारी है जो 50 से 60 साल की एज में बॉडी में कुछ चेंजेस इस तरह के आते हैं कि कंधा जो होता है उसके आसपास का टिश्यू जो होता है उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है। थिकनेस बढ़ने के कारण से उस टिश्यू की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिसके कारण से अपना जो मूवमेंट कंधे का होता है वो मूवमेंट धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि उसके आसपास का जो टिश्यू है वो टाइट हो चुका है। बढ़िया चीज इस बीमारी की है कि बीमारी स्वतः ही ठीक होने वाली बीमारी है। अगर कोई मरीज इस बीमारी को पूरी तरह से इग्नोर करता है तो भी 80 to 90% केस ऐसे होते हैं जो 1.5 साल में अपने आप ठीक हो जाते हैं। ओके। बट 1.5 साल निकालना इस बीमारी के साथ काफी मुश्किल है, क्योंकि कंधे का यूज तो आपकी डेली एक्टिविटी में होगा ही। पर अगर हम प्रॉपर फिजियोथेरेपी चालू करें, डॉक्टर की सलाह लें और इनिशियल टाइम में कुछ मेडिसिन लें तो डेफिनेटली जो फ्रोजन शोल्डर वाली बीमारी है 1 से 2 महीने में पूरी तरह से ठीक की जा सकती है। दूसरी आपने जो बीमारी बोली कंधे की मांसपेशियों का फटना, तो कंधे की मांसपेशियों का फटना एक कॉमन समस्या है जो ओल्ड एज में होती है। 60 से 70 साल जो है उस एज में इवन हल्का सा झटका लगने के कारण या गिर जाने के कारण से कंधे की मांसपेशियां फट जाती हैं। कंधे की मांसपेशियां फटने में प्रॉब्लम क्या होता है कि मरीज अब अपने हाथ को प्रॉपरली ऊपर नहीं उठा पाता, क्योंकि उठाने के लिए जो मांसपेशियां काम करी हैं वो काम नहीं कर पाती हैं। उसके साथ सबसे बड़ी परेशानी है कि मरीज को रात को सोने में बड़ी मुश्किल होती है। अगर ये मांसपेशियां फट जाती हैं तो मरीज दिन तो फिर भी किसी तरह से निकाल लेता है, पर रात को जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है तब उसको इतना दर्द होता है कि बार बार उसकी नींद खुलती है। पर ये जो मांसपेशी फटना है इसका भी बहुत सिंपल दूरबीन से ऑपरेशन करके इसका वापस रिपेयर कर दिया जाता है। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि किसी टाइम पे इस बीमारी को लाइलाज समझने वाली चीजें जो थी आज की तारीख में छोटा सा दूरबीन से ऑपरेशन होता है और पेशेंट अगले दिन हंसता हुआ घर चला जाता है। बहुत बढ़िया। आगे सर हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की अगर बात करें, जैसे अभी हमने हिप, नी और शोल्डर की बात की, तो कोई भी जॉइंट हो, चाहे हिप हो, नी हो, शोल्डर हो, तो एक बार जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाने के बाद उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मरीजों के दिमाग में अक्सर ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे की एज ही बहुत कम है, बिल्कुल उनको एवियन हिप हो गया है और अभी उनकी एज 45 ईयर ही है, तो ऑपरेशन कराएं या थोड़ा रुकें। तो हम मरीज को हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये आपको तब कराना है जब आपको लगे आपकी दिक्कत बहुत ही ज़्यादा हो गई है, और जब बहुत ज़्यादा हो गई है तो फिर आपको अपनी एज नहीं देखनी। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर 45 साल का आदमी बिल्कुल बेड पे ही आ गया है पेन के कारण से और हम सोचे 5 साल और ऐसे निकालने उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे, तो 5 साल बेड पे कैसे निकालेगा। तो हमें मालूम चलने लगा कि पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्चुअली बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, जो हम एक कॉमन एज मान के चलते थे कि आदमी की लाइफ जो 55 ईयर के आसपास है वो 68 ईयर तक पहुंच गई है। तो अगर वो 68 ईयर पहुंच गई है प्लस मतलब टाइम के साथ ये चीज़ और बढ़ेगी, तो हम हमेशा चाहते हैं कि पेशेंट को ऐसा सोल्यूशन दे कि उनको लाइफ में दोबारा सर्जरी की जरूरत नहीं पड़े। तो नी रिप्लेसमेंट में आज की तारीख में जो बेस्ट इम्प्लांट आते हैं उनकी एवरेज लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 25 साल होती है। हिप रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे एडवांस इम्प्लांट है उनकी लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 35 ईयर है, और शोल्डर रिप्लेसमेंट के जो इम्प्लांट है उनकी एवरेज लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 18 ईयर्स है जी। पर बढ़िया चीज़ है कि उसके बाद भी अगर मरीज को दोबारा दिक्कत आती है, फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी मरीज का 40 साल में हिप रिप्लेस किया और 35 साल बाद यानी 75 साल में अगर उसको दोबारा दिक्कत आती है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास उनका इलाज नहीं है। 75 साल में उनका वापस ऑपरेशन करके एक और जॉइंट बदल दिया जाता है जिसकी लाइफ वापस 25 साल होती है, यानी मरीज 100 साल तक आराम से अपना लाइफ विदाउट हिप पेन निकाल सकता है। एक कॉलर जुड़ गए हैं, कॉल ले लेते हैं। बिल्कुल। हेलो, हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी सर, सुन पा रहे हैं। अपना नाम बताएं, किस जगह से बात कर रहे हैं, जगह का नाम बताएं। सर मैं बाड़मेर राजस्थान से जसराज प्रजापति बोल रहा हूँ। हाँ जसराज जी, अपना प्रश्न करें। सर प्रश्न यूँ कर रहा हूँ कि मेरे एक बार बाइक से गिरने से घुटने में प्रॉब्लम हो गई। जी जसराज जी, क्या परेशानी हुई है आपको गिरने से? ये घुटने के अंदर कभी कभार सवेरे इसमें जो दर्द रहता है या कोई वजन वगैरह उठाने से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये गर्म पट्टी वगैरह बांधने से ठीक हो जाता है। तो जसराज जी, आपकी जो तकलीफ आप बता रहे हैं उसमें जनरली ऐसा होता है कि इस इंजरी के कारण से घुटने के अंदर की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनमें कुछ डैमेज होता है और वही आपको कई बार दिक्कत देता है। तो जनरली ये जो डैमेज होता है या तो लिगामेंट का होता है या फिर मेनिस्कस का होता है। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट आपके बोन्स को बांधने के लिए कुछ डोरियां जैसे टिश्यू होते हैं जो लिगामेंट हम कहते हैं। और दूसरा जो कॉमन इंजरी होती है वो दोनों बोन्स के बीच में कुशन की तरह काम करने वाले गद्दियां होती हैं जिनको हम मेनिस्कस बोलते हैं।
तो जनरली इनमें इंजरी होने के कारण से आप वाले सिम्टम्स आते हैं। अगर ये इंजरी लो ग्रेड की है तो सिंपली कुछ प्रिकॉशंस लेकर, गर्म पट्टी बांधकर और दवाइयों से आप धीरे धीरे ठीक होते जाते हो। तो आपको प्रिकॉशन क्या लेनी है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको आलती पालती मारना, उखड़ू बैठना, इंडियन टॉयलेट, सीढ़ी चढ़ना उतरना, ये अभी एक बार बंद कर देना चाहिए 1 से 1.5 महीने के लिए। उसके बाद अपनी एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। अपने रूटीन काम है वो आप कर सकते हो। दवाइयों के लिए आप अपने लोकल में किसी भी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हो, जिससे वो आपकी स्थिति को देखकर उसके अकॉर्डिंग ही दवा मेंशन कर दें। तो अगर वो लो ग्रेड की इंजरी है तो डेफिनेटली वो टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। पर अगर आपको 3 महीने तक आराम नहीं मिलता तो उस कंडीशन में हम आपको एडवाइज करते हैं कि आपको MRI करा लेनी चाहिए, जिससे हमें एग्जैक्टली मालूम चले कि आपकी टिश्यू इंजरी किस ग्रेड की है और कितनी ज़्यादा है। उसी के अकॉर्डिंग फिर हम आपको फाइनल ट्रीटमेंट ऑप्शन सजेस्ट करते हैं। जसराज जी, आशा है आपको अपने प्रश्न का समाधान मिल गया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। सर, हम जैसे अभी इंजरी की बात की, उसी से जुड़ा हुआ हमारा आगे का प्रश्न है। घुटने में देखा गया सामान्यतः 2 तरह की इंजरी होती है। ACL जो काफ़ी कॉमन है, जिसको एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट इंजरी कहते हैं, और दूसरी मेनिस्कस टियर, जैसा अभी आपने जिक्र किया। तो इन इंजरी को क्या बिना ऑपरेशन के भी ठीक किया जा सकता है, और अगर ऑपरेशन की नौबत आ जाए तो घुटना पहले की तरह सामान्य हो जाता है? देखिए, इसमें अगर हम मेनिस्कस इंजरी की बात करें तो मेनिस्कस इंजरी में ऐसा नहीं होता कि हर बार ही मेनिस्कस कंप्लीटली टियर होता है। कई बार वो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 की इंजरी होती है। तो वो इंजरी ऐसी होती है जिसमें हम अगर कुछ प्रिकॉशंस लें तो बॉडी खुद उनको हील करना स्टार्ट कर देती है। बट अगर मेनिस्कस में ग्रेड 3 टियर है, वो पूरी तरह से फट गया है, उस कंडीशन में वो अपने आप ठीक नहीं हो सकती। तो उस कंडीशन में कई बार हमको दूरबीन से ऑपरेशन करके उसका रिपेयर करना पड़ता है। पर रिपेयर करने के बाद वो क्वेश्चन वापस पहले की तरह काम करने लगता है और पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसी तरह से लिगामेंट इंजरी की बात करें तो लिगामेंट में भी जो हाई ग्रेड इंजरी होती है उनमें खुद में हील होने की टेंडेंसी नहीं होती है। तो हाई ग्रेड इंजरी अगर होती है, ग्रेड 3 इंजरी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें लिगामेंट पूरी तरह से फट के सेपरेट ही हो जाता है, उस कंडीशन में हमको उस लिगामेंट को दूरबीन से ऑपरेशन करके नया बनाना पड़ता है। पर नया बनने के बाद पेशेंट वापस पहले की तरह ठीक हो जाता है, क्योंकि लिगामेंट बनाने के लिए जो हम बॉडी का टिश्यू लेते हैं वो बॉडी का खुद का ही टिश्यू होता है, अपनी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है और वो लिगामेंट जो होता है वो होल लाइफ हमारे लिए काम करता है और मरीज को दोबारा उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आती और उसके बाद वो वापस अपनी पुरानी स्पोर्ट्स एक्टिविटी और सारे काम वापस चालू कर सकता है। एक सर समस्या होती है, अक्सर देखी जाती है, शरीर में जगह जगह हड्डी बढ़ जाती है, एबनॉर्मल ग्रोथ, विशेषकर एडी में। तो इसका क्या कारण और सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, ये जो एडी में हड्डी बढ़ने का जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि कंटिन्यूसली कुछ मांसपेशियां होती हैं जिन पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा आता है। वो स्ट्रेस ज्यादा आने के कारण से धीरे धीरे उनमें ब्लड सप्लाई जब कम होने लगती है और प्रेशर ज्यादा आता है तो बॉडी उस एडी में कैल्शियम डिपॉजिट करना चालू करती है। वो जो कैल्शियम डिपॉजिट होता है वो ही हमको एक्सरे में एक्स्ट्रा बोन की तरह नजर आता है। तो उसमें होता क्या है कि भगवान ने जो हमको मांसपेशी दी है, जो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होनी चाहिए, वो हार्ड हो जाती है और वो हार्ड हो जाती है तो उसकी इलास्टिसिटी कम होने के कारण से वो अपन को रूटीन काम करने में दर्द करती है। तो उसका इलाज यही होता है, उसमें हम मरीज को ये बोलते हैं, कुछ मेडिसिन चलती हैं, कुछ प्रिकॉशंस चलते हैं और मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग के लिए हम उनको बोलते हैं। अगर वो स्ट्रेच करते रहते हैं तो कैल्शियम डिपॉजिट होना कम हो जाता है और मरीज जल्दी स्वस्थ हो जाता है। अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, हमारी बातचीत को हमें यही विराम देना होगा। आपने इतनी अच्छी उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दर्शकों, अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। ऐसे ही किसी अंक में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दें डॉक्टर कोमल कौशिक को। नमस्कार। विगत 2 वर्षों में राजस्थान की भजनलाल सरकार की उपलब्धियां, सड़कों से बढ़ती कनेक्टिविटी, राज्य भर में 15,684 किलोमीटर नई सड़कें और 8,557 किलोमीटर मिसिंग लिंक मार्ग, साथ ही 10